डिप्लेशन यानी कि ओजोन के असरात। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन के असरात, ओजोन की कमी से असरात पैदा होते हैं। ठीक है ना, पीछे हमने पढ़ा है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन के बारे में। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन जो सी है उससे हमारे माहौल पर असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओजोन की कमी के मामूली मसाइल हैं, बड़े असरात पैदा होते हैं। यानी कि ओजोन जो सा होता है ना, जब उसकी कमी होती है उसके मामूली मसाइल यानी कि बहुत ही आम मसाइल हैं ये जो उनसे मैं बयान करने जा रहा हूँ। बहुत ही बड़े असरात पैदा होते हैं जब ये ओजोन की कमी यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन होती है। जब ओजोन की लेयर तबाह होना शुरू हो जाती है, ओजोन के लेयर में बड़े बड़े होल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं, एंटर कर जाती हैं हमारे माहौल के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे ही वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होना शुरू हो जाती हैं ना, तो फिर वो हमारे जिस्म पर लगती हैं, हमारे जो उनसी बॉडी है उस पर लगती हैं आकर। जैसे ही वो हमारी बॉडी पर लगती हैं तो वो स्किन कैंसर का सबब बनती है, मलेरिया भी पैदा हो जाता है। ठीक है ना, ये दो थे। पहला ये कि स्किन कैंसर हो जाता है, दूसरा ये कि मलेरिया भी पैदा हो जाता है। ठीक है ना, और तीसरा है कि वो लाइफ साइकिल जो उनसे पौधों में लाइफ साइकिल चल रहा है कि पहले बीज हम लगाते हैं, बीज लगाने के बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा, नन्हा सा पौधा निकलता है कोई 1-2 मिलीमीटर का। फिर उसके बाद स्मॉल प्लांट, बड़ा स्मॉल प्लांट बनता है। स्मॉल प्लांट का मतलब ये है कि आपके हाथ जितना हो जाता है। और अडल्ट प्लांट, फिर उसके बाद स्मॉल प्लांट से वो अडल्ट प्लांट जवानी में जाता है अपनी, जब वो भरपूर जवान हो जाता है। यानी कि जब उसकी जो उनसी जवानी शुरू हो जाती है, अडल्ट प्लांट, सीड, स्प्रोट, स्मॉल प्लांट और अडल्ट प्लांट, ये जो उनका लाइफ साइकिल होता है प्लांट का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की एंट्रेंस की वजह से, जब वो सूरज की से आती हैं। ठीक है ना, और इससे डिसरप्टिंग द फूड चेन, इससे क्या होता है, फूड चेन जो सी फूड चेन होती है वो भी तबाह हो जाती है। फूड चेन तबाह कैसे होती है, डिसरप्टिंग द फूड चेन। फूड चेन में मतलब क्या कह रहा है वो, कि जो सा हमारी जो सी खाने पीने की अक्सर चीज़ें आती हैं वो यहीं से ही आती हैं, प्लांट से ही आती हैं ना। हम जो उनसे रोटी खाते हैं वो भी फसलों से ही आ रही है। ठीक है, हम जो उनसे आलू खाते हैं वो भी फसलों से ही आ रहे हैं। इस तरीके से हमारी जो उनसी फूड चेन होती है वो तबाह हो जाती है। फूड चेन का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं और बनता क्या है, H2O प्लस CO2, फिर प्लस एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। ठीक है, 18 मॉलिक्यूल्स, 18 एटम्स इधर होने चाहिए, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 एटम्स ऑक्सीजन के इधर हैं, और इधर भी 18 ही होने चाहिए। यानी कि 6, ये 6 दूनी 12, 12 और ये 6 जो उनसा है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है ना, 18 एटम्स ऑक्सीजन के ये हैं, 18 एटम्स ऑक्सीजन के ये हैं। ठीक है ना, 6 कार्बन एटम्स ये हैं, 6 कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स ये हैं। एनर्जी जो उनसी है वो ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है और यही एनर्जी हमारा पूरा जिस्म को चलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट्स की ग्रोथ में रुकावट आ रही है, प्लांट्स जो उनसी है उसकी लाइफ साइकिल नहीं सही चल रहा, तो हमें खुराक भी नहीं मिलेगी। जब हमें खुराक नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज की जो उनसा हम खा रहे हैं वो खुराक टूटेगी कैसे। ऑक्सीजन बेशक आ रही है हमारे पास, लेकिन हमारे पास खुराक नहीं आ रही, यानी कि फूड ही नहीं आ रहा, तो वो जो उनसी खुराक में से ग्लूकोज होगा उसकी ऑक्सीडेशन यानी कि वो टूटेगा कैसे। ठीक है ना, जब वो टूटने के बाद हमें एनर्जी जो उनसी ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर करनी है वो नहीं करेगी, फिर इस तरीके से हमारी जो उनसी फूड चेन होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब लाइफ साइकिल जो उनसा है प्लांट्स का वो डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो उनसा ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये रिस्पायरेशन का एक रिएक्शन है, ये रिस्पायरेशन ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्टिंग द फूड चेन। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, आगे कैन चेंज द विंड पैटर्न। ये देखें कि क्या होता है कि हवा जो उनसी होती है वो टकराती हैं, हवाएं आती हैं। ठीक है ना, जब लाइफ साइकिल ही नहीं सही चल रहा,
यानी कि प्लांट्स वगैरह का लाइफ साइकिल या विंड पैटर्न जो सा है वो भी तब्दील हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज भी हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ओजोन की कमी की वजह से जो सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, कॉस्मिक रेज़ आ रही हैं और जो सी अदर रेज़ आ रही हैं, सोलर रेज़ आ रही हैं, इन तीनों रेज़ की वजह से जो सा क्लाइमेट है ज़मीन का वो दिन ब दिन चेंज होता रहेगा, तब्दील होता रहेगा। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही लाइफ साइकिल जो सा है प्लांट का वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि लाइफ साइकिल अगर प्लांट का डिस्टर्ब हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि जो उनसी ख़तरनाक रेडिएशंस हैं सूरज से, वो ओजोन की कमी की वजह से इस अर्थ में आ रही हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का मौसम, वहाँ का क्लाइमेट पर असर डाल रही हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो वैसे ही जैसे ही मौसम में तब्दीली आएगी, जैसे ही मौसम है वो तब्दील होता जाएगा, तो लाइफ साइकिल भी प्लांट का चेंज हो रहा है। लाइफ साइकिल प्लांट का कब चेंज होगा? जब मौसम में तब्दीली आएगी। मौसम में तब्दीली कब आएगी? जब ओजोन लेयर टूटेगी और तब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आएंगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तब एशिया एंड पैसिफिक, ये दो हैं बड़े बड़े ओशंस, एशिया एंड पैसिफिक, वहाँ से एशिया जो उनसे है वहाँ से भी पीपल माइग्रेट कर रहे हैं, पैसिफिक में भी पीपल जो उनसे हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड रीजन इन विच पीपल क्राइसिस माइग्रेटेड फ्रॉम दैट प्लेसेस, इन प्लेसेस एशिया से और पैसिफिक से पीपल माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ओजोन की जो सी लेयर है वो तबाह हो रही है। ठीक है ना, और वहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है ना, मौसमियाती तब्दीली की वजह से यहाँ से लोग जो उनसे हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। और आगे जो उनसा छोटा सा डब्बा बना हुआ है इस ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन के असरात के बाद, ओजोन के असरात के बाद, ये मैंने उर्दू में समझाया है ताकि आपको समझ लग जाए। फिर उर्दू में ही मैंने आपको समझाया, ये वाला छोटा सा डब्बा है इसके पीछे, इसके नीचे ही बना हुआ है। वो ये है कि फुजला मवाद को जलाना है, यानी कि जब आप फुजला है जो उनसे जानवरों का फुजला हो गया, ठीक है ना, इंसानों का फुजला हो गया, उसको जब जलाते हैं तो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है वो। ठीक है ना, ठोस फुजला जो उनसा जानवरों का और इंसानों का और पौधों का, वो सारों का फुजला जो उनसे है, हम उसको 650 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जैसे इतना गर्म हो जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, जलाने वाले असल फुजले के ठोस मास में से डिगना इसमें से, यानी कि फॉर एग्जांपल 100% ठोस फुजला लिया था, उसमें से 80 से 85% तक फुजला जो उनसा है वो कम हो गया, यानी कि वो जल गया, बाकी 15% रह गया। ठीक है ना, 80 से 85%, 80 से 85% जो उनसा फुजला था जानवरों का और पौधों का वो जल गया है। ठीक है ना, यानी कि वो ठोस मास वाला जो उनसा फुजला था वो जल गया है। ठीक है ना, जलने के बाद उसमें से जो उनसा 15% फुजला रह गया, बाकी बच गया। ठीक है ना, उसको छोड़ो, जो उनसा इस्तेमाल हो गया, जो उनसा जल गया है, वो फुजला जो उनसा है वो राख और फ्लू गैस और हरारत। ठीक है ना, जिनसा 80 से 85% फुजला जो उनसा है ठोस फुजला जानवरों का, इंसानों का और पौधों का, 1100 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको गर्म किया है। उसको गर्म करने के बाद इतना फुजला जल गया है, इतना फुजला जलने के बाद वो राख में तब्दील हो गया, कुछ फ्लू गैसेस में तब्दील हो गया और हरारत में तब्दील हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद ठोस फुजला जो उनसा होता है उसकी मिकदार जलाने से कम हो जाती है, यानी कि फुजले को जब हम जलाते हैं 100% में से 15% रह गया था, बाकी 85% तक जल गया था। ठीक है ना, ठोस फुजले की मिकदार 85% तक कम हो गई है, यानी कि इस्तेमाल हो गई है, कम हो गई है, 15% तक रह गया। ठीक है ना, 85% तक वो जल गया है, यानी कि ठोस फुजले की मिकदार जलाने से कम हो जाती है। इंतहाई जहरीली गैसें पैदा होती हैं। ये देखें, जब फुजला जो उनसा है वो क्या होता है, जल जाता है, तो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें और जहरीली गैसें भी पैदा होती हैं और जहरीली राख भी पैदा होती है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें पैदा होती हैं, फ़्लो गैसों में शामिल होती हैं। फ़्लो गैस जो उनसी होती है फ़्लो गैसों में शामिल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो उनसी फ़्लो गैस, जब फुजले को जलाया गया था तो जो उनसी फ़्लो गैस निकली थी, वो फ़्लो गैस कौन कौन सी गैसेस थी? ये वाली थी, डाइऑक्सिन्स वाली, फ्यूरिन्स वाली, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ
पार्टिकुलर मैटर। ये सारी की सारी गैसेस फुजले में जो से फ़्लो गैसेस की बात हो रही है, फ़्लो गैसेस जो से फुजले को जलाने के बाद फ़्लो गैसेस निकलती हैं, वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। डाइऑक्सिन्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो से पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, ठीक है ना। ये हाईली टॉक्सिक पोटेंशियल्स होता है, नहीं बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जहरीले होते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं फॉर हेल्थ। इंसानी यानी कि हाईली टॉक्सिक पोटेंशियल्स रखते हैं ये और हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। बिलोंग टू कैंसर यानी कि कैंसर का भी सबब बनते हैं ये। और फ्यूरेंस क्या होते हैं? फ्यूरेंस जो उनसे होते हैं, ये लिखा हुआ है कि वोलेटाइल होते हैं ये, यानी कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। अगर आप इसको धूप में रखोगे तो जल्दी से ये माए शक्ल से गैस शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। इनकी जो उनकी इवेपोरेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जल्दी से ये भाप में तब्दील होते हैं, वोलेटाइल हैं, जल्दी से वोलेटाइल हो जाते हैं, बेरंग होते हैं ये, ठीक है ना, आतिशगीर होते हैं और हाईली लिक्विड होता है इनका, हाईली लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वोलेटाइल हाईली लिक्विड होता है और ये आतिशगीर होते हैं और बेरंग होते हैं। फ्यूरेंस जोन से होते हैं, ठीक है। ये फ्यूरन जोन से होते हैं, ये इतने होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जहरीले भी होते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे की सारी गैसेस का तो पता है। ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं? ये फ़्लो गैसेस में आती हैं जब हम फुजले को जलाते हैं। इस तरीके से हमारा जो उनसा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है कि जब हम फुजले को जलाते हैं, फुजले को जलाने के बाद वो जलाते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 1100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम उसको गर्म करते हैं फुजले को, तो उसमें से 80 से 85% तक जो सा टोटल मैस जलता है फुजले का, वो जलने वाला मैस कन्वर्ट हो जाता है इसमें राख में, फ़्लो गैसों में और हरारत में। ये हरारत जो सी है, ये वाली हरारत जो सी निकलने वाली हरारत हम फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और राख जो सी है ये बहुत ज़्यादा जहरीली राख होती है। फ़्लो गैसेस का आपको पता चल गया है, मैंने नीचे लिखी हुई सारी फ़्लो गैसेस, ठीक है, समझ आ गई। और ये ठोस फुजले की मिकदार जो सी ये इंतहाई जहरीली गैसें और जहरीली राख होती है, ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको कुछ समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।